Welcome back again, everyone. So, I hope you all are okay, you all are well, and we are going to study a very special topic today again, and that is sign convention for the spherical mirrors. Okay, so आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्लास 10th के लिए, और इसे हम लोग बहुत ही सिंपल वे में बहुत आसान तरीके से जो है समझेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके इसको सिंप्लीफाई करें और समझें। ठीक है, तो एक कंसेप्ट का जो डेप्थ होता है वहां तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, और चीज़ों को जो है निकाल के तब समझेंगे। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी मिरर में F इज इक्वल टू R/2 कैसे होता है, मतलब कि फोकल डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द सेम थिंग। ओके, सो वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम and we are going to start the topic firstly, that is sign convention. Okay, तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। जैसा कि आपको मैं एक बात बताऊं कि साइन कन्वेंशन को अगर हम देखें तो क्या होता है ना, जनरली कि मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इन्हें ही डिटरमाइन करना जो है साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, कि इसमें निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही छोटा सा पहले स्टेप अगर मैं समझाऊं तो अगर हम देखें कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बिहाइंड में। ठीक है, तो पहली लाइट रे जो है ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, समझना थोड़ा सा कि क्या है ये कनकेव मिरर। यहाँ से कोई भी लाइट रे फॉल होगी मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से निकल के आएगी ओवर। हाँ, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से होकर निकलती। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम दूसरी लाइट रे को भेज दें ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब कि इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, मतलब जिस पॉइंट पे ये लोग मिल रहे होंगे वो यहाँ पे मिल रहे होंगे और इमेज जो है यहीं पे फॉर्म होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इमेज का फॉर्मेशन यहाँ इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब देखो आपको इतना बस समझना है कि यहाँ जो पॉइंट है वो हमारा पोल है, और पोल को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, मतलब यहीं से सारी चीजों का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आप देख रहे हो कि ये जो है इमेज फॉर्म हो रहा है हमारा यहाँ पे मिरर के जस्ट सामने, तो ये हो जाता है हमारा पोल से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पोल से लेकर के और इमेज तक का जो डिस्टेंस हो जाता है हमारा, उसको हम लोग लिखते हैं किससे, भी से। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस। क्या है, भी जो है वो हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक का ये डिस्टेंस है, तो ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज। अब क्या हो रहा है कि इमेज तक का डिस्टेंस, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है पोल से लेकर, ये हमारा क्या रहा, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस रहा, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, तीसरी चीज अगर देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू क्या है, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स है उसी में मैंने बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए। ओके, तो अभी देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये पोल से लेके
पहले तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। पोल से लेके कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया। कहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ये चीज समझ रहे होंगे कि आर फॉर रेडियस ऑफ क्या हुआ, कर्वेचर, ठीक है। आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यू फॉर क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब यू के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ क्या फोकल लेंथ है, और भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होता है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इमेज से जो पोल तक का डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज इमेज डिस्टेंस। एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस से लेकर और पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, फोकल लेंथ। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिल्कुल कनकेव मिरर के लिए है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम चीज ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने 9th क्लास में या फिर उससे नीचे वाले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन में आप देखोगे, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है उसमें आप देखोगे इस चीज को क्या, कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, राइट साइड में एक्स होता है एक्सिस, और ये एक्स डैश होता है। अपर वाला जो पार्ट है वो वाई होता है और लोअर पार्ट क्या होता है, वाई डैश होता है, ठीक है। और आपको पता है कि राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं, राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं उससे हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। मतलब ये एक्स है तो ये पॉजिटिव है, और इसमें अगर राइट साइड में जितनी चीजें होंगी उससे भी हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। ये जो है डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड होता है। सिर्फ ये बात है कि ये O फॉर ऑरिजिन होता है, ये P फॉर पोल होता है, ठीक है। तो यहां से अगर देखते हैं कि पोल जैसे कि मिरर के जस्ट बिहाइंड में, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जस्ट बिहाइंड में अगर कोई भी इमेज फॉर्म हो रहा होगा तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पोल से जस्ट राइट साइड में बढ़ रहा है। यहाँ पे ऑरिजिन के जस्ट राइट में जितनी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। आपको पता है ना, ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव। और इधर साइड में सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऊपर जाते हैं, है ना, ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती है, ये भी पॉजिटिव होती है। और यहाँ अगर डाउनवर्ड जाते हैं तो ये भी क्या होती है, ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखो, इसको यहाँ पोल को आप ओरिजिन पॉइंट लो, और इससे जस्ट अगर आप इधर साइड में पोल से राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव जाओगे, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो कहाँ जाओगे, निगेटिव जाओगे, ठीक है, निगेटिव माइनस भी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अब इसमें देखें तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी, एक कनकेव मिरर में अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी हम लोग कहाँ जाना है, नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड मतलब कि निगेटिव है, तो निगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर प्लेस कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, लेफ्ट साइड में ही है, पोल से जस्ट लेफ्ट साइड में है। तो इस केस में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस हो जाएगा। वैसे ही आप फोकल लेंथ को भी देखते हो तो फोकल लेंथ भी इधर लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है सारी चीजें। लेफ्ट में जितनी भी चीजें होंगी पोल के वो क्या है, नेगेटिव, और राइट में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो इसमें कन्वेक्स मिरर में तो ये पोल है, ठीक है, और पोल से राइट में जितनी चीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दें, ठीक है, तो सबसे पहला लाइट रे जो है वो कहाँ से पास होगा, यहाँ पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जैसे ही लाइट रे जाएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हमें प्रिटेंड होगा कि कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो है लाइट रे ऐसे निकल जाती है ओरिजिनली, ठीक है, और हमें प्रिटेंड होता है कि यहाँ से लाइट रे। अगर दूसरी लाइट रे को हम भेज दें
कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जैसे कि आपको इमेज फॉर्मेशन में पता है ये सारी चीजें। अब मान लेते हैं कि यहाँ से इसको हम लोग अपीयर टू मीट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दें, तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ फोकस से जस्ट पीछे, ये सारी चीजें आपको पता है लास्ट क्लास में, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो हम देखते हैं इसमें, नहीं ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, u होता है, ठीक है। और अगर हम देखें क्या, पोल से लेकर और जो इमेज तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, v होता है। और पोल से लेके जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, फोकल लेंथ से लेकर और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, f। फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो f है ना। तो आपको बस ये समझने की जरूरत है इसमें कि इसका फोकस किधर हो रहा है, इधर साइड में, है ना, यानी कि राइट साइड में होता है, इसका फोकस पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में है। और जो हमारा इमेज का डिस्टेंस भी इसमें बन रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। आप देखो अब यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं सबसे पहले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग ले लेते हैं क्या, दूसरी चीज को ले लेते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरी चीज को हम लोग मान लेते हैं कि फोकस है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो सबसे पहला वाला, अगर हमारा ये चीज पहला वाला अगर रिप्रेजेंट करता हो किसको, कनकेव मिरर को, ठीक है, कनकेव मिरर को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इसमें देख रहे हो कैसे हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड में रखा गया ऑब्जेक्ट को तो नेगेटिव है, माइनस में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। इमेज का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इमेज भी इधर साइड ही बन रहा है, तो नेगेटिव में है, माइनस भी। हालांकि एक जो सिक्स्थ केस था, जबकि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो इमेज उधर साइड में बन जाएगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट का जो हमको साइन लेना होगा वो क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि बिहाइंड मिरर इस केस में इमेज बनेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग इट सिंपली। अब देखें कि फोकस जो है, तो फोकस में हमारा, इसमें देख रहे हैं कि फोकस भी क्या है, पोल से जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। और इसमें देखें अगर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड में है, कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए देखना है, ठीक है। और इमेज के लिए अगर देखें तो इमेज इसका कहाँ फॉर्म हो रहा है, इधर राइट साइड में, पोल के जस्ट राइट में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर देखें तो हमारा जो फोकल लेंथ रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, हाँ पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव। सिर्फ एक इमेज डिस्टेंस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बाकी जो है चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, और इसमें सारी चीजें नेगेटिव होती है। सिर्फ एक सिक्स्थ केस है जिसमें कि क्या होगा, इमेज जो है मिरर से जस्ट बिहाइंड में बनेगा, वर्चुअल इमेज जब कॉनकेव मिरर बनाएगा तो उस केस में ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। क्या हमने सीखा, अब इसकी समरी देखते हैं कि हमने क्या अभी अंडरस्टैंड किया, हम क्या पढ़े, क्या समझे। तो हमने ये सीखा कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे पोल से मेजर किए जाएंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, ऑफ द मिरर। एंड द सेकेंड थिंग जो हमने स्टडी किया, वो हमने क्या किया है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम पोल। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहां से भी अगर आप मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ये चीज आपको F = r/2 में काम आने वाला है, इसको दिमाग में रखो कि यहां अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जितनी भी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे, ठीक है, वो सेम होती हैं, ठीक है। ये पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ B से लेकर अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा M रहा हो, तो BM क्या होगा, AP के इक्वल होगा, ठीक है। एकदम छोटा सा समझने वाला है। जैसे कि यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये पॉइंट M है और ये A है, ये B है, तो क्या होगा, AM = BP होगा, ठीक है। मतलब
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, तो प्रिंसिपल पोल से ही मेजर किए जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सेकंड पॉइंट तो हमने क्या समझा कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ओके। जो थर्ड थिंग है वो क्या होता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट इज व्हाट, पॉजिटिव, नहीं समझे आप इसमें, और ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, ठीक है। ये चीज आप जो है थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू अपवार्ड, ठीक है। जो अपवार्ड में डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऊपर में जितनी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नीचे देखें तो इसमें इमेज का हाइट, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव हो रही है और इमेज की हाइट नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ऊपर अपवार्ड में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड में चीजों को देखें तो वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और डाउनवर्ड में अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई चीज है तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स वी आर देयर टू केयर अबाउट, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स। कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है कि ओरिजिन यानी कि पोल से राइट में है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर अपवार्ड में है ना, पोल प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड में है या फिर पोल के अपवार्ड में ऊपर में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और डाउनवर्ड में है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपको साइन कन्वेंशन को अगर मैं समझाऊं तो बस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होते हैं उन चीजों को आप केयर कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन जो है ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसी चीज को 12th क्लास में पढ़ोगे तो इससे हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर 10th में भी इसे सेम चीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओके, कार्टेशियन सिस्टम ही बोलते हैं इसको। सो these all things were there in sign convention. I hope you really have understood the whole things what I have discussed. And now the next thing that we have to care, and that is most important part of class 10th, is what the relation between F and R means. What is the relation between focal length and radius, okay. So I am going to start right now what the relations I am going to start to derive the relationship between focal length and radius of curvature, okay. So let us start that. Then now we are going to study how to prove f is equal to r by 2, okay. So I hope you will try to understand the whole things that I am going to write, okay. आपको अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ रखना है अभी कुछ टाइम के लिए, बस 5 मिनट के लिए, ठीक है। एंड ये मेरी गारंटी है कि इन चीज़ों को सारे का सारे को आपके माइंड में पुट कर दो, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कैसे होता है, तो वो इन क्या देखते हैं कि कनकेव मिरर, ठीक है, इन कनकेव मिरर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा जो है कनकेव मिरर है, ठीक। अब इस कनकेव मिरर में ये जो होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है P, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे यहाँ पे फोकस होता है F, और यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से मान लेते हैं कि एक लाइट रे को हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को भेजा, ठीक है। तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर निकलती, फोकस से होकर निकलती। और इस केस में आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए इस केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा नॉर्मल ड्रॉ होता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है मैंने मान लिया कि नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देखते हो कि आप ये इंसिडेंट रे है, अगर मान लेते हैं ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, नॉर्मल है ना, ये
नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और ये बी के साथ, मतलब सी और बी के साथ नॉर्मल बनता है। तो नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको भी हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे है ये, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो आर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आप चीज ये समझने का प्रयास करो कि क्या है कि जो पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं वो क्या है, ठीक है। लेट, यहाँ पे आप ले लो, लेट ए बी इज वॉट, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरी चीज मान लेते हैं कि हमारा जो क्या है बी एफ है, एफ ही ले लेते हैं, ठीक है। बी एफ जो है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अगर तीसरी चीज हम इसमें देख रहे हैं तो सी बी जो हो रहा है वो, या फिर बी सी जो हो रहा है वो क्या है, हमारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। और अगर देखें हम कि ये एंगल ए बी सी वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और एंगल सी बी एफ यानी कि ये वाला एंगल वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास है पहले से। तो हम ये कह सकते हैं एक चीज कि वी हैव, हमारे पास क्या है, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो क्या है कि पहली चीज है वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी पी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रे इसके पैरेलल में आ रही है, यानी कि ए बी जो होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि हम लोग लिख सकते थे कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ठीक है। ये चीज हमारे पास है पहले से। अब देखते हैं एक चीज कि अगर हम लोग देखें एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि ए पी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी सी वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल सी बी एफ के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है जी। एंड एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर, फ्रॉम वेयर, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही चीज है। बहुत आसान भाषा में समझो कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल आई इज इक्वल टू, मतलब कि एंगल ए बी सी जो हो रहा है, एंगल ए बी सी जो हो रहा है वो हमारा इक्वल हो रहा है किसके, तो एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्योंकि आई तो क्या है, ए बी सी ही है ना, और सी बी एफ क्या है, आर है। अब एक चीज और इसमें देखें कि हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है पीसी के, तो पैरेलल अगर मान लेते हैं कि पैरेलल लाइट, अगर मान लेते हैं पैरेलल रेज है हमारे पास, ठीक है, तो पैरेलल रेज क्या बनाती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनाती है, मतलब ये एंगल आई के बराबर है, तो ये वाला भी क्या होता है, एंगल आई के ही बराबर हो जाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि बी सी एफ जो होगा वो ए बी सी के इक्वल होगा। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी एफ हो रहा है, एंगल बी सी एफ, ठीक है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, क्लियर है। पहली चीज क्या थी कि आई आर के इक्वल, मतलब एंगल ए बी सी जो है वो सी बी एफ इस एंगल के इक्वल था। दूसरी चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल आई इसके इक्वल में हो जाएगा, मतलब कि ए बी सी जो हो जाएगा वो बी सी एफ के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल बन रहा है बी सी, तो इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते थे कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब इसको अगर हम इक्वेशन 1 लें और इसको इक्वेशन 2 लें, तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ए बी सी का ये वैल्यू सी बी एफ के बराबर हो रहा है, ए बी सी का ही वैल्यू सी बी एफ के ही बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप मान लेते हो कि एक जगह पे लिखा हो x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दूसरे जगह पे लिखा हो y इज इक्वल टू 3,
ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि लिखा हो 3 इज इक्वल टू एक्स और 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी और इधर वाला वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो अगर 3 इज इक्वल टू एक्स 3 इज इक्वल टू वाई तो एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं होगा, बिल्कुल सेम, मतलब कि ये दोनों कॉमन है तो इधर साइड वाले भी दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये एंगल सी बी एफ जो है एंगल बी सी एफ के इक्वल हो गया। क्या लिखोगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक है, हो सकता है ना। ये वाला एंगल अब इस एंगल के इक्वल हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये एंगल, ये जो सी बी और एफ बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके लिए, और एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो इनके अपोजिट वाले साइड यानी कि इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ये है और इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ये है, तो दोनों साइड्स पे क्या हो जाते हैं, इक्वल ही हो जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं और क्या कि सी एफ इज जस्ट इक्वल टू बी एफ। नहीं आया समझ में कुछ? ये एंगल और इस एंगल के इक्वल जब हो गया तो इसके अपोजिट के साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल ना, साइड्स अपोजिट टू एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ऑफ और ट्रायंगल मतलब एक ही ट्रायंगल के, है ना, इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी एफ मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज तो ये तीसरा चीज मिला हुआ है, मतलब इस कंटेंट को आप ध्यान में रखो कि सी एफ जो है बी एफ के इक्वल मिल रहा है। अब एक चीज आप इतना समझो कि ये क्या है, अगर ये एफ पी है तो ये क्या हो जाता है ना कि एफ बी के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, पी एफ जो होता है वो बी एफ के इक्वल हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो है एफ बी जो है बहुत ही नियरर होता है पी के, ठीक है। ये केस को याद रखना है आपको, इस केस को माइंड में हम पुट करके रखना है कि क्या है कि बी एफ जो हो जाता है वो बी एफ के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है पोल से बहुत ही नजदीक होता है, पॉइंट बी जो है वो पोल से बहुत ज्यादा नजदीक होता है, और इसीलिए क्या हो जाता है कि बी एफ जो है पी एफ के इक्वल हो जाता है। ऑल्सो क्या मिला हमको कि बी एफ इज इक्वल टू क्या, पी एफ। समझ में आ रहा है कुछ बात? क्यों, एज बी इज नियर टू पी मान लेते हैं, ठीक है। एच बी इज नियर टू पी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी एफ इज इक्वल टू बी एफ है फिर से, और यहाँ पे बी एफ इज इक्वल टू पी एफ है, तो मतलब एकदम सेम कॉमन इस चीज के जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बी एफ का वैल्यू ये है, यहाँ पे बी एफ का वैल्यू सी एफ है। मीन्स हम लोग क्या कह सकते थे, मीन्स क्या कि हमारा जो सी एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी एफ उन दोनों में कॉमन रहा है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। आप इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 3 भी ले लेते, ठीक है। ये हमारा 3 हुआ और ये मान लेते हैं कि 4 हुआ, ठीक है। तो आप मीन्स फ्रॉम लिख सकते हो 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 आप क्या लिख सकते हो कि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ये क्लियर हो गया, मतलब कि हम ये समझ रहे हैं कि सी से एफ तक का डिस्टेंस जो है वो पी से एफ तक के डिस्टेंस के बराबर है। अब मान लेते हैं कि पी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 मान लेते हैं पी सी का अगर वैल्यू हम निकालते हैं, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ और प्लस में क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा एकदम। नहीं होगा जी, ये P से लेके C तक का जो डिस्टेंस आएगा कब आएगा, पी सी से लेके F तक जोड़ देंगे, P से लेके F तक, मतलब P से F में
P से F तक के डिस्टेंस को F से C तक के डिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे तो PC का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। और आपको पता है जैसे कि P से लेकर C तक का डिस्टेंस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है R, है ना। और फोकल लेंथ क्या होता है कि फोकस से लेकर और जो पोल तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। नहीं समझ में है ये बात तो समझ में आना चाहिए एकदम सिंपल सा चीज है, कुछ देर पहले मैंने बताया। तो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस f है, मतलब कि pf का वैल्यू f है, ठीक है, और pc का वैल्यू क्या है, r है। तो देखो अब एक चीज यहाँ पे भी आप समझ चुके हो कि cf के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, pf लिख सकते हैं। तो pc इज इक्वल टू क्या, pf यहाँ पे है, ठीक है, और cf यहाँ पे है। तो ऐसे में pf को pf ही रहने देते हैं और CF जो है किसके इक्वल है, PF के इक्वल है। तो CF की जगह पे क्या रख देते हैं, PF ही रख देते हैं। मतलब कि PC इज इक्वल टू PF प्लस PF, 2PF, एक PF एक PF, कितने PF हो गए, 2 PF, तो 2 PF हो गया। यानी कि P से C तक का जो वैल्यू था आप देख रहे हैं ना, P से C तक का डिस्टेंस क्या है, R है, R इज इक्वल टू, और P से F तक का डिस्टेंस क्या है, F है, R इज इक्वल टू F, यानी कि 2F हो गया, ठीक है। ये 2 और PF का वैल्यू क्या है, F, तो R इज इक्वल टू 2F हो जा रहा है, ठीक है। तो और इसी को हम नहीं लिख सकते हैं, अगर सिर्फ हमको F का वैल्यू चाहिए तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, R/2 हो गया। यही चीज तो प्रूफ करना था ना, आया कुछ समझ में। फिर से एक बार जो इसको रिकेप कीजिए बहुत फास्ट। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ आर के इक्वल है। तो यहाँ और क्या हो रहा है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर, और यहाँ पे BC जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, और यही एंगल इस एंगल के भी इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो इसीलिए ये दोनों साइड से, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। और पहले से ही ये साइड इस साइड के क्या था, इक्वल था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नियरर है इसके। तो BF इज इक्वल टू PF लिख सकते हैं और CF इज इक्वल टू BF लिख सकते हैं। मतलब दो ये तीनों साइड्स आपस में क्या होगा, कॉमन हो गया, PF BF और CF, ये तीनों कॉमन हो गए, इक्वल हो गया। मतलब कि PF इक्वल हो गया किसके, CF के इक्वल हो गया। और PF जो है CF के इक्वल, तो CF के जगह पे PF वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और CF के जगह पे PF वैल्यू रख दिए तो PF में PF ऐड हो गया, 2PF हो गया, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि P से C तक का डिस्टेंस R था, तो और P से F तक का डिस्टेंस F था, तो PC के जगह पे R लिख सकते थे और PF के जगह पे F, तो R इज इक्वल टू 2F मिल जा रहा है। इस 2 को इधर साइड में लेके आए, लेफ्ट में इक्वल के उधर साइड में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो F इज इक्वल टू 2 हो गया, R/2। इट्स क्वाइट सिंपल। So I hope you all have enjoyed this session as well। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो तुम लोगों को कोई समझा ही नहीं सकता है दुनिया। आई होप कि अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसको रिकेप कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि चीज़ें कैसे जो है हो रही थी, एंड यू विल स्लोली लर्न हाउ टू प्रूव F इज इक्वल टू R/2। So it was really a great moment again to teach you all। I hope you all have enjoyed this session as well। And next जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मिरर फार्मूला का प्रूफ। उसके लिए बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और क्लास 10th की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को भी लगानी पड़ती है। वी विल ट्राई टू रिसॉल्व दैट थिंग, ओके। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। In that we will discuss about mirror formula as well as the theories of Newton and wave theories, okay। We just have to discuss about the whole things, we will study it slowly, no, because these all things matter too much। ये चीज तो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी देखना, ठीक है, और अगले क्लास के लिए वेट करना। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।